आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हिंदुस्तान के क्रांतिकारी इतिहास में जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की आजादी में उन क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा रोल था। या यूं कहूं कि हिंदुस्तान की आजादी बिना शहादत के हमको नहीं मिली, बिना कुर्बानी के नहीं मिली। हिंदुस्तान के कुलनाकिस मातृभूमि से प्रेम करने वाले बहुत से जाबाजों का इतिहास हिंदुस्तान में कहीं न कहीं निश्चित रूप से हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और उसी में एक व्यक्ति का मैं एक व्यक्तित्व को मैं लेकर आना चाहता हूं, जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का, पूरी पृथ्वी के कहीं ना कहीं हीरो हैं, जिनका हिंदुस्तान की आजादी में सबसे बड़ा रोल था, जो भारत के गौरव हैं, भारत के सम्मान हैं, भारत के स्वाभिमान हैं, जो कहीं ना कहीं आप लोग मेरे बोर्ड पर देख रहे हैं। मैं आज चंद्रशेखर आजाद के विषय में बात करना चाहता हूं। चंद्रशेखर कहा करते थे कि अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं, वो पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। इन लोगों ने कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारत के इतिहास में यह बताने का प्रयास किया कि मातृभूमि से प्रेम करने का अर्थ क्या होता है, बिना स्वार्थ के। अब भी जिसका खून ना खौला वो खून नहीं, वो पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। आज मैं चंद्रशेखर आजाद साहब को लेकर आया हूं। कहीं ना कहीं इनके जन्म के विषय में आप देख ही रहे हैं कि उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को इसी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भाबरा गांव में हुआ था, जो एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी। और स्वाभाविक रूप से जब चंद्रशेखर धीरे धीरे बड़े हुए, क्योंकि 1906 के समय आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का राष्ट्रीय आंदोलन दूसरे चरण में जा चुका है। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय आंदोलन उग्रवाद के चरण में जा चुका है। हिंदुस्तान में स्वदेशी आंदोलन बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है। और उस समय धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद जब बड़े हुए, तो बड़े होने के पश्चात अंततः कहीं ना कहीं निश्चित रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो काशी पहुंचते हैं। और काशी में जब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसी समय आपको मालूम होना चाहिए कि कुल मिला के 1919 का जो दौर आता है, उस 1919 के दौर में आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं गांधी जी युग शुरू होता है। और गांधी जी इस तरीके से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस समय शुरू में गांधी जी ब्रिटिश सरकार के पूरी तरह से समर्थक हैं। और अंततः कुल मिला के जैसे ही रॉलेट एक्ट आता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इस रॉलेट एक्ट का गांधी जी के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा जैसे ही विरोध किया गया, हिंदुस्तान में कहीं कहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना से पूरा देश स्तब्ध हो गया। पूरा देश स्तब्ध हो जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड से कारण पूरा देश स्तब्ध। ये आवाज कहीं ना कहीं निश्चित रूप से चंद्रशेखर के कानों तक भी पहुंची। समाचार पत्रों के माध्यम से कुल मिला के अंग्रेजों के अत्याचार को जब पढ़ा करते थे, तो उनकी रक्त में कुल मिला के जो धमनियों का रक्त था वो उबाल मार जाता था। चंद्रशेखर कहीं ना कहीं बता चुके हैं कि अपना पेट पालकर मैं जीने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं मातृभूमि के लिए कहीं ना कहीं पैदा बना हूं। और इसीलिए कुल मिला के जब समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों की अत्याचार की नीतियों को पढ़ा करते थे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आक्रोशित रहा करते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कहीं कहीं देश स्तब्ध है। इनकी भी नाराजगी और संतोष अपनी चरम सीमा पर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात गांधी जी ने जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू किया, इन्होंने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिंदुस्तान का जो युवा है, चाहे कुल मिला के कहीं कि राम प्रसाद बिस्मिल के रूप में हो, अशफाक उल्लाह खां के रूप में हो, शिव वर्मा के रूप में हो, चंद्रशेखर आजाद के रूप में हो, ये सब लोग कहीं ना कहीं गांधी जी के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान का यूथ गांधी जी के साथ खड़ा है, असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। और असहयोग आंदोलन में जब कहीं चंद्रशेखर आजाद धरना प्रदर्शन कर रहे थे, असहयोग आंदोलन के समर्थन में जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, उसी समय इनको गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के पश्चात अंततः कुल मिला के उस समय उनकी उम्र जो है 1920-21 के आसपास की बात है, अंततः 15 वर्ष की आयु थी। और इस तरह से जब इनको पकड़कर कुल मिला के जज के सामने अदालत में पेश किया गया, जज ने इनसे कुछ प्रश्न किए और जज ने इनसे पूछा चंद्रशेखर से कि ये बताओ तेरा नाम क्या है। चंद्रशेखर का जवाब आज भी हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उन्होंने कहा मेरा नाम आजाद। जज ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? आजाद। पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। घर कहां है? जेल।
जज एकदम परेशान हो गया, नाराज हो गया। 15 बेत मारने की सजा मिली। आप समझिए इस बात को, एक बेत खाने के पश्चात शरीर की चमड़ी अलग हो जाती थी। इस 15 साल के लड़के ने इस मातृभूमि के लिए 15 वर्ष की उम्र में 15 बेत अपने शरीर पर खाए, और हर बेत पर एक ही नारा, वंदे मातरम। हर बेत पर एक ही नारा, भारत माता की जय। इस प्रकार से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ इन्होंने 15 बेत हंसते हंसते झेल लिया, और अंततः वहीं से इनके ऊपर हिंदुस्तान की आजादी और हिंदुस्तान के कुर्बान होने के लिए इनके शरीर में एक नशा पैदा हो गया। एक नशा पैदा हो जाता है। मैं बार बार कहता रहता हूं कि शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही नामो निशा होगा, यही नामो निशा होगा। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, वो सब कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस मातृभूमि के असली कुलनाके करने की बारिश हुआ करते थे। आज जो हम लोग कहीं ना कहीं स्वतंत्र होकर स्वतंत्रता की भावना के साथ इस हिंदुस्तान में जी रहे हैं, वास्तव में देखा जाए इनकी शहादत और इनकी कुर्बानी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान में हम आजाद मुल्क में घूम रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को जब कहीं ना कहीं बेत की मार लगी, और जितनी बेत की मार लगी उतना ही आजादी का नशा उनके शरीर में कुल नाके फैलने लगा, और देश के लिए मरने का जज्बा इनके अंदर और बढ़ गया। इसी समय गांधी जी ने जैसे ही असहयोग आंदोलन, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि चौरी चौरा कांड हो जाता है, मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। और चौरी चौरा जब कांड हुआ कुल नाके 4 फरवरी 1922 को, तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया था, जिस असहयोग आंदोलन से एक बहुत बड़ी उम्मीद हिंदुस्तान के लोगों को थी, अंततः गांधी जी ने बिना कुल नाके में कह सकता हूं परामर्श किए, अंततः 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया। जैसे ही कुल नाके असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है, हिंदुस्तान का युवा तो छोड़िए महाराज, कांग्रेस के अंदर के लोग बहुत ज्यादा स्तब्ध हो गए, बहुत नाराज हो गए। यहां तक कांग्रेस में कुल नाके पंडित मोतीलाल नेहरू साहब जैसे सीनियर कुल नाके कहने के निश्चित रूप से वकील भी थे, एक नेता भी थे, उन्होंने भी कुल नाके गांधी जी के इस डिसीजन का विरोध किया, और उन्होंने कहा गांधी जी आप बताइए, यदि कन्याकुमारी के कोई गांव ने, यदि कन्याकुमारी के किसी गांव ने गलती की है तो उसकी सजा हिमालय के गांव को नहीं मिलनी चाहिए। यदि कुल नाके किसी छोटे से क्षेत्र में कहीं गलती हो रही है तो उसकी सजा हिमालय के गांव को नहीं मिलना चाहिए। लाला लाजपत राय नाराज हो गए, उन्होंने कहा किसी क्षेत्र विशेष के लोगों ने कोई गलती की है तो उसकी सजा कुल मिलाकर पूरे देश को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अड़े रहे। हिंदुस्तान का युवा इस समय बहुत नाराज है। हिंदुस्तान के युवाओं में चाहे जैसे मैंने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल साहब इसमें भाग ले रहे हैं, यही बिस्मिल साहब की बात करना चाहता हूं जो काकोरी कांड में अभी आएंगे, मैं बताने वाला हूं। इस प्रकार से आपको कहना चाहता हूं, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल की बात हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद साहब की बात हो, अशफाक उल्लाह खां की साहब हो, शिव वर्मा की बात हो, इन सब लोगों ने तत्काल कुल मिलाकर प्रश्न किया कि गांधी जी आप यह तो बताइए कि आपने यह आंदोलन जो स्थगित किया है, ये कौन सी कुल मिलाकर किसके पहले कहीं विचार विमर्श परामर्श से आपने कुल मिलाकर इस आंदोलन को वापस लिया? गांधी जी के पास कोई जवाब नहीं। आंदोलन के स्थगित होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम मैं यह कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का युवा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया, निराश हो गया। गांधी जी के साथ रहकर उस हिंदुस्तान के युवाओं को लगने लगा था कि गांधी के सत्याग्रह में बहुत बड़ी ताकत है, और इसीलिए हिंदुस्तान का युवा हो, हिंदुस्तान का किसान हो, हिंदुस्तान का मजदूर हो, हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी हो, बढ़ चढ़कर उसने इस आंदोलन में भाग लिया। लेकिन एकाएक गांधी जी ने जैसे ही आंदोलन स्थगित कर दिया, अंततः हिंदुस्तान का जो युवा था वो बहुत ज्यादा दुखी है, और उसको एक मैसेज चला गया हिंदुस्तान के युवाओं को कि अब लगता है गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर इस देश को आजादी नहीं मिल सकती। इसीलिए हिंदुस्तान के जो युवा थे उन्होंने अब सोच लिया कि क्रांति के पथ पर ही चलकर, क्रांति के मार्ग पर ही चलकर अंततः देश को आजाद कराया जा सकता है। इस तरह से जितने भी कुल नाके कहने के निश्चित रूप से ये जितने भी कुल नाके इस तरह से यूथ के लोग हैं, अंततः इन लोगों ने मीटिंग की, क्योंकि अब ये निराश हो चुके हैं। इनको लगा कि अब दूसरे पथ पर चला जाए, गांधी के अहिंसा के पथ से कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए हिंसा के मार्ग पर, क्रांति के मार्ग पर चलकर जिससे अंग्रेजों के अंदर एक भय का वातावरण स्थापित किया जाए और इस भय के वातावरण के द्वारा अंततः देश को आजादी दिलाई जाए। इसीलिए आपको बताना चाहता हूं कि इसी समय 1924 में कुल नाके भारत के क्रांतिकारियों का एक संगठन जो है कानपुर में कुल नाके कहीं कहीं मीटिंग होती है, और इसी मीटिंग में एचआरए की स्थापना होती है। 1924 में एचआरए बना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें कुल नाके बड़े बड़े कुल नाके गद्दावर नेता, चाहे कहीं कहीं सचिन नाथ सान्याल की बात करें वो इसमें शामिल हैं, चंद्रशेखर आजाद शामिल हैं, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल हैं, अशफाक उल्लाह खां शामिल हैं। इस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद साहब एचआरए से जुड़े
और यहां बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसमें शामिल होते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में, आपको फिर मैं वही बात करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में जो लोग शामिल हैं वो कुल ना के इस मातृभूमि की रक्षा के लिए और मातृभूमि अंग्रेजों को मुक्त करने के लिए, इन अंग्रेजों से इस भारत को मुक्त करने के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एचआरए के लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुल ना के हथियार चाहिए, संसाधन चाहिए, और हथियार और संसाधन के लिए धन चाहिए। इसीलिए एचआरए के सदस्यों ने यह तय किया कि हमें किसी भी कीमत पर हर हाल में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सरकारी खजाने को लूटना पड़ेगा, और इसी सरकारी खजाने को लूटने के लिए अंततः आपको मालूम होना चाहिए कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है, और काकोरी कांड होता है, काकोरी में ट्रेन डकैती होती है। और इस प्रकार से डकैती किसको कहते हैं? वो धन तो हमारा था यार। काकोरी में कुल नाके कहने के धन को लूटा गया, तो जो अंग्रेजों ने हमसे धन लूट रखा था उसको लूटा गया, और अंततः धन जैसे लूटा जाता है। काकोरी कांड का पर्दाफाश होता है, और उस पर्दाफाश में 4 लोगों को फांसी की सजा होती है। राम प्रसाद बिस्मिल की बात कर सकते हैं, अशफाक उल्लाह खां की बात कर सकते हैं, रोशन सिंह की बात कर सकते हैं, राजेंद्र लाहिड़ी की बात कर सकते हैं। राजेंद्र लाहिड़ी, इस तरह से 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। मैं काकोरी कांड का वीडियो अलग बना चुका हूं। यही बिस्मिल साहब थे जो कहा करते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इस प्रकार से कुल नाके जैसे ही काकोरी कांड होता है, बहुत से लोग पकड़े गए, बहुत से लोगों को फांसी हुई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद साहब कुल नाके निकलने में कामयाब हो गए, क्योंकि उनका तो कहना था स्पष्ट रूप से कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। कुल नाके चंद्रशेखर कहा करते थे कि अंग्रेजों के कारखाने में वह बुलेट, वह बंदूक की गोली नहीं बन पाई है जो आजाद को भेद सके, और बात सही भी थी महाराज। मैं इसीलिए तो आपको कहना चाहता हूं, चंद्रशेखर निकल पड़ते हैं, और चंद्रशेखर कुछ समय आपको मालूम होना चाहिए कि ओरछा के जंगलों में रहे, ओरछा के जंगलों में रहे, आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह से आपके पास झांसी के आगे आपने देखा होगा, ओरछा के जंगलों में कुल नाके यहां पर रहते हैं, और ओरछा के जंगलों में रहते हुए भेष बदलकर वो यहां शिक्षक के रूप में रहे। बहुत दिनों तक यहां पर गुप्त रूप से यहां पर कुल नाके जितने भी नए क्रांतिकारी थे उनको ट्रेनिंग दिया करते थे, उनको पिस्टल चलाना सिखाते थे, और एक नए संगठन की तरफ इनका दिमाग अब जा रहा था, क्योंकि एचआरए के बहुत से लोग या तो मारे गए या बहुत से लोगों को सजाएं हो गई। अंत चंद्रशेखर को लगा कि अब मुझे कोई नया संगठन करना चाहिए, खड़ा करना चाहिए। अंत चंद्रशेखर साहब ने तत्काल एक नया संगठन खड़ा किया, और उसका नाम है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA की स्थापना 1928 में हो रही है। कब हो रही है? 1928 में हो रही है। कहां हो रही है? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हो रही है। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में कुल नाके HSRA की स्थापना 1928 को ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कुल नाके भारत के क्रांतिकारियों ने यह स्वप्न देख रखा है कि जब देश आजाद होगा तो आजाद वो देश कैसा होगा? वो समाजवाद से भरा होगा, वो गणतंत्र से कुल नाके भरा होगा, उसमें रिपब्लिक सिस्टम होगा, गणतंत्र होगा, समाजवादी गणतंत्र की कल्पना कुल नाके कहने की भारत के इन क्रांतिकारियों ने कर रखी है। इसीलिए कुल नाके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, और चंद्रशेखर आजाद को सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर अपना नेता चुन लिया, HSRA के प्रमुख बना लिए गए। इसी समय हिंदुस्तान में फिर एक घटना घटित हो जाती है, और वो घटना क्या थी आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में आपको मालूम होना चाहिए कि 3 फरवरी 1928 को कौन भारत में आ रहा है? साइमन कमीशन। इस प्रकार से साइमन कमीशन आ रहा है, और साइमन कमीशन जहां जहां गया हिंदुस्तान के लोगों ने उसका जबरदस्त विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि साइमन कमीशन हिंदुस्तान के बारे में जानना आ रहा है, लेकिन उसमें हमारा ही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारा ही प्रतिनिधित्व नहीं है। इसीलिए साइमन गो बैक के नारे जगह जगह लगाए गए, और जैसे ही ये साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है, लाहौर कहीं न कहीं पहुंचा, उस समय साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय, जो हिंदुस्तान में कुल नाके कहीं कहीं एक कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जिनको शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, लाला लाजपत राय इस साइमन कमीशन का विरोध करने वाली भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन वहीं पर लाहौर का जो SP है, पुलिस सुपरिटेंडेंट है, जिसका नाम स्कॉट था, स्कॉट ने कुल नाके आदेश लाठीचार्ज कर दिया, और जैसे ही लाठीचार्ज होता है, इस प्रकार से लाला लाजपत राय साहब घायल हो गए, और घायल होने के कुछ समय पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई।
17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय लाठियों के प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 लाला जी का देहांत हो गया। हिंदुस्तान शोकाकुल हो गया। लेकिन हिंदुस्तान शोकाकुल हुआ तो हुआ, भारत का क्रांतिकारी शोकाकुल हो गया। और इस समय लाहौर को मिला के लाहौर में जितने भी क्रांतिकारी थे उन लोगों ने प्रण कर लिया है कि हम स्कॉट को सजा देंगे। इसमें भगत सिंह की बात आती है, इसमें राजगुरु की बात आती है, इसमें चंद्रशेखर आजाद साहब की बात आती है। और इस प्रकार से इन सभी क्रांतिकारियों ने स्कॉट को सजा देने का निर्णय लिया। इसी घटना को हम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। इस तरह से लाहौर षड्यंत्र केस होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1928 में 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हुआ। सभी क्रांतिकारियों ने प्रण कर लिया कि हम एक महीना बीतने नहीं देंगे, स्कॉट को मार देंगे। इस प्रकार से पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो कार्यालय था उसकी रैकी शुरू हो गई, उसकी जांच शुरू हो गई। सब क्रांतिकारी फिट हो गए। और अंततः दुर्भाग्य की बात तो यह है यार कि स्कॉट को निकलना था लेकिन उसकी जगह सैंडर्स निकल जाता है। क्रांतिकारी कुल के समझ नहीं पाए और अंततः तत्काल जो है सैंडर्स के ऊपर फायरिंग शुरू हो जाती है। राजगुरु गोली चलाते हैं। राजगुरु के बाद भगत सिंह गोली चलाते हैं। चंद्रशेखर आजाद दूसरी जगह से बैठकर देख रहे थे कि मामला बिगड़ेगा तब मैं कुल के इन्वॉल्व होऊंगा। इस तरह से राजगुरु और भगत सिंह ने कुल के सैंडर्स को छलनी कर दिया। और जैसे ही भागने लगे उसी समय कुल के कहीं न कहीं जो हेड कांस्टेबल चरण दास था वो भगत सिंह को पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ा तभी चंद्रशेखर आजाद ने देख लेते हैं। और चंद्रशेखर आजाद इस प्रकार से कुल के चरण सिंह को गोलियों का छलनी कर देते हैं। चरण सिंह धाराशाही हो जाता है। क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद साहब ने कुल के गोलियां नहीं चरण सिंह के ऊपर बरसाई होती, यानी आजाद साहब ने, चंद्रशेखर आजाद ने उस चरण सिंह के ऊपर अगर गोलियां नहीं बरसाई होती तो शायद कुल के भगत सिंह को पकड़ लिया गया होता। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अलग से देखकर यही देख रहे थे कि कोई गड़बड़ होगी तब मैं कुल के कहीं इन्वॉल्व होऊंगा। और जैसे ही कुल उन्होंने देखा कि चरण सिंह पीछा कर रहा है अंततः गोलियां बरसा दी गई। इस तरह से चरण सिंह धाराशाही हो जाता है, सैंडर्स मारा जाता है और इस तरह से भगत सिंह राजगुरु निकल जाते हैं। भारत के इतिहास में 17 दिसंबर 1928 की घटना है। कब की घटना है? 17 दिसंबर 1928 की घटना है, जिसका ताना बाना कुल के चंद्रशेखर आजाद साहब ने कुल के बुना था। और इस तरह से 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया। भारत के इतिहास में इस घटना को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से सभी क्रांतिकारी कहीं कहीं तितर बितर हो गए। कुल नाके में आगे आप लोगों को बताऊंगा कि दुर्गा भाभी के सहयोग से अंततः राजगुरु और भगत सिंह कुल के लाहौर निकलने में कामयाब हो गए और वो कलकत्ता पहुंच जाते हैं। अंततः कुल के ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से कुल के क्रांतिकारियों के ऊपर अब छानबीन लगाए हुए है। इसी समय चंद्रशेखर आजाद साहब ने फिर एक कुल के ताना बाना बुन दिया और उन्होंने भगत सिंह से कहा, बटुकेश्वर दत्त से कहा कि इस समय कुल के पार्लियामेंट में एक बहस चल रही है। किस पर बहस चल रही है? पब्लिक सेफ्टी बिल पर चल रही है। पार्लियामेंट के अंदर कुल के दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में एक बहस चल रही है, पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी इस कानून के पास होने के बाद किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद साहब के निर्देशन में, क्योंकि वो किसके कमांडर थे? एचएसआरए के थे। और ये जितने भी गतिविधियां हो रही हैं वो कौन कर रहा है? एचएसआरए के लोग कर रहे हैं। इसलिए चंद्रशेखर ने कहा कि तत्काल जो है कुल के असेंबली में बम पटको। लेकिन बम पटकने का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को हत्या करना। बम पटकने का उद्देश्य यह है कि उनको भयभीत करना कि यदि पब्लिक सेफ्टी बिल अगर पास होगा तो कुल के उसका परिणाम भयानक होगा। हम बहरों को कुल के सुनाने के लिए बम फेंक रहे हैं। और इस कुल के 8 अप्रैल 1929, ध्यान रखिएगा, असेंबली में जो बम पटका गया है वो 8 अप्रैल 1929 को पटका गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, लेकिन कुल के डायरेक्शन किसका था? चंद्रशेखर आजाद साहब का था। और इस तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि बम फेंका जाता है और इस तरीके से भगत सिंह और कुल के कहीं के राजगुरु ने गिरफ्तार, बटुकेश्वर दत्त ने वहां गिरफ्तारी दी है। और गिरफ्तारी देने के पश्चात अंततः सभी लोगों को पकड़ा गया और सबको लाहौर कॉन्स्पिरेसी के तहत, यानी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत सभी लोगों को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से लाहौर जेल में बंद किया जाता है। और इन पर कुल के कहीं ना कहीं सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चलना शुरू हो गया। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत सबको फंसाया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अभी भी खुलना के बाहर हैं, क्योंकि आजाद का कहना है कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। क्या गजब के लोग हुए महाराज धरती पर। क्रांतिकारियों के जज्बे को अगर देखा जाए तो कुलना के एक ही नारा उनके कुलना के स्तन से निकलता है, अब भी जिसका खून ना खोला वो खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। भारत माता तेरे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं,
है कफन का कपड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। ये क्रांतिकारियों के कहने की आत्मा की आवाज थी जिसके कारण से देश आजाद हुआ है। मैं ये बात कहना चाहता हूं और इसीलिए मैंने अभी कहा कि चंद्रशेखर आजाद साहब की अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम इस प्रकार से है। अंततः कुल मिला के निश्चित रूप से ये सब लोग जेलों के अंदर बंद हैं और भगत कुल मिला के चंद्रशेखर आजाद अकेले हैं। चंद्रशेखर सोच रहे हैं कि इनको मैं जेल से कैसे मुक्त कराऊं। माहौल गर्म होता जा रहा था। अंततः हिंदुस्तान के क्रांतिकारी इतिहास का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है जिसका नाम गणेश शंकर विद्यार्थी है। गणेश शंकर विद्यार्थी से कुल मिला के चंद्रशेखर आजाद मिले और मिलने के पश्चात गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कि मेरी बात मानो तो एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से जाकर आनंद भवन में मिलो। इस प्रकार से गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने के पश्चात अंततः कुल मिला के चंद्रशेखर आजाद साहब आनंद भवन में इलाहाबाद में मिलने के लिए नेहरू जी से गए। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान के ये माटी के लाल जिनके रक्त के कारण जिन्होंने अपने रक्त से इस धरती को सींचा था, जिनके कारण से हम आजाद हैं, नेहरू जी ने मिलने से इनकार कर दिया। नेहरू जी ने मिलने से इनकार कर दिया चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर बहुत नाराज हुए और अंततः कुल मिला के वहां से निकल कर आते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि मुलाकात जो है कुल मिला के बहुत दिन की नहीं है, 27 फरवरी 1931 की मुलाकात है। जरा ध्यान रखिएगा, इस डेट को ध्यान रखिए, 27 फरवरी 1931। ये कुल मिला के आनंद भवन में जो मुलाकात करने के लिए गए थे नेहरू से, वो 27 फरवरी 1931 का दिन है। और आनंद भवन से सीधे जैसे ही अल्फ्रेड पार्क में पहुंचे, इलाहाबाद में एक अल्फ्रेड पार्क है जिसको हम चंद्रशेखर आजाद पार्क अपना नाम दिया गया। जब आनंद भवन से कुल मिला के ये अल्फ्रेड पार्क पहुंचते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, और वहां अभी एक क्रांतिकारी है जिसका नाम है सुखदेव राज। सुखदेव राज के साथ मीटिंग कर रहे थे, तभी अल्फ्रेड पार्क को अंततः किसी भी गद्दार के कुल मिला के कहीं कहने पर, मुखबरी पर अंततः अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया गया। मैंने अभी कहा कि आनंद भवन से वो पहुंचे हैं, वो कहीं भी नहीं गए थे। आनंद भवन से सीधे कुल मिला के अल्फ्रेड पार्क में गए बैठे। अल्फ्रेड पार्क जिसको चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता था, इस अल्फ्रेड पार्क में कुल मिला के मीटिंग किसके साथ कर रहे थे? अंततः सुखदेव राज एक अन्य क्रांतिकारी उनके साथ चर्चा कर रहे थे। इसी समय कुल मिला के मैंने क्या कहा कि किसी ना किसी गद्दार ने कुल मिला के अंततः मुखबरी की और अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया गया। और अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया जाता है तब अंततः कुल मिला के चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जान को कुर्बान करते हुए अंततः सुखदेव राज को निकल भागने के लिए कहा सुखदेव राज तुम भाग जाओ। सुखदेव निकल भागते हैं और इस तरह से अकेले कुल मिला के अंग्रेजों की गोलियों का सामना बहुत 3 घंटे तक कुल मिला के बहुत लंबा संघर्ष चलता है उस पार्क में। और चंद्रशेखर गोलियों पर गोलियां बरसाते रहते हैं, कई पुलिसकर्मियों को लुढ़का देते हैं, लेकिन चंद्रशेखर के पास कुल मिला के गोलियां कम हो गई, एक ही गोली थी। इसीलिए चंद्रशेखर को लगा कि मैं जो है कुल मिला के किसी भी कीमत पर अपने को कुल मिला के पकड़वाऊंगा तो नहीं, क्योंकि आजाद पैदा भी आजाद हुआ था और जाएगा भी आजाद। इस प्रकार से आजाद का प्रण है। अंतिम गोली कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद साहब ने अपने को कुल मिला के मारा और अपने मां को खत्म कराने की अपनी गोली से ही कुल मिला के अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, वो शहादत को प्राप्त करते हैं। और 27 फरवरी 1931 को हिंदुस्तान का जो ये शेर था अंततः एक गद्दार के कुल मिला के कहने की गद्दारी के कारण अंततः अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गया। उन्होंने अपनी ही गोली से अपने जीवन को कुर्बान कर लिया। मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार से कुल मिला के कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद साहब या भारत के जो क्रांतिकारी हैं, उनकी कुल मिला के अमिट छाप इस हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन पर है। भारत के राष्ट्रवाद में कुल मिला के अगर देखा जाए क्रांतिकारियों का राष्ट्रवाद क्या है, तो क्रांतिकारियों का राष्ट्रवाद अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पर ना तो किसी परिवार का स्थान है, ना मां का स्थान है, ना पिता का स्थान है, ना पद का स्थान है, ना प्रतिष्ठा का स्थान है, ना सम्मान का स्थान है, सिर्फ मातृभूमि का कुल मिला के एक निशान है। चंद्रशेखर आजाद हो चाहे अन्य क्रांतिकारी हो, उनको कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कोई सम्मान नहीं चाहिए, कोई परिवार का प्रेम नहीं होना चाहिए। अगर उनके माता और पिता कुल मिला के गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो उस समय राजकोष के मालिक हुआ करते थे, यानी कि एचआरए का जो पूरा पैसा था वो इन्हीं के पास था। लेकिन उन्होंने कहा मैं अपने माता और पिता को कुल मिला के इस पैसे से कुल मिला के किसी भी प्रकार से मदद नहीं करूंगा, ये पैसा भारत माता का है। इस प्रकार के जज्बे के कारण, इस प्रकार के कुल मिला के जुनून के कारण मेरे देश को आजादी मिली है। किसी सत्याग्रह के कारण या भूख हड़ताल के कारण देश को आजादी नहीं मिली। आजादी मिली तो कुल मिला के क्रांतिकारियों की शहादत के कारण मिली है। मैंने अभी कहा कि क्रांतिकारियों का राष्ट्रवाद और उस समय के नेताओं के राष्ट्रवाद में बेसिक डिफरेंस यही है कि वहां पद और प्रतिष्ठा की लड़ाई चल रही है। 1940 के बाद का इतिहास उठाकर देखिए, सिर्फ पद और प्रतिष्ठा की लड़ाई है कि मुझको ये पद चाहिए,
उसी पद और प्रतिष्ठा के लिए सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ गया। जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने का सबसे योग्य दावेदार था, उस व्यक्ति को हिंदुस्तान के बाहर जाना पड़ा। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि क्रांतिकारियों का राष्ट्रवाद ना तो पद का भूखा है, ना प्रतिष्ठा का भूखा है, ना सम्मान का भूखा है। वो सिर्फ और सिर्फ इस मातृभूमि से प्रेम करता है, इसीलिए वो मातृभूमि की स्वतंत्रता का भूखा है। मैं यही बात कहना चाहता हूं, कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है, कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है, और शहीदों के रक्त से आबाद हिंदुस्तान है। इनकी शहादत का परिणाम है कि आज हम लोग कहीं ना कहीं सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं, और मेरा कुल के कहीं के निश्चित रूप से मानना है कि अगर हिंदुस्तान के लोगों के अंदर मातृभूमि के प्रति अमिट प्रेम पैदा करना है, देशभक्ति की अमिट भावना पैदा करना है, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के जितने भी कुलना के शिक्षण संस्थान हैं, उसमें बड़े पैमाने पर क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर क्रांतिकारियों के जीवन परिचय को और उनकी शहादत की गाथाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। तब हिंदुस्तान में कहीं निश्चित रूप से वो लोग पैदा होंगे जो चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और खुदराम बोस के मार्ग पर चलकर इस देश की सेवा कर सकेंगे। मेरा यही मानना है, देश की बाहर जब सरहद पर कुल के कहीं कहीं जब सरहद पर हमारे आर्मी के जवान मरते हैं, जब कुल के कहीं की शहादत को प्राप्त होते हैं, तो वो कुल के किसका नारा लगाते हैं? वो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, वो चंद्रशेखर आजाद की जय करते हैं, वो भगत सिंह के रास्ते पर चलते हैं, वो खुदराम बोस के रास्ते पर चलते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरहद पर जितने भी लोग इस देश के लिए कुर्बान हुए, वो इनसे प्रेरित हुए, किसी दूसरे से प्रेरित नहीं हुए। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में चंद्रशेखर आजाद का राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़ा योगदान है, और मैं बार बार कह सकता हूं कि ये लोग पूर्णा के एक तरह से अवतारी लोग हुआ करते थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा, या देश की आजादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं यही मानता हूं कि मैं भारतवर्ष का अमिट सम्मान करता हूं, मैं भारतवर्ष का अमिट सम्मान करता हूं, यहां की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार।